Hello everyone. Today we are going to solve NCERT example problems of chapter 2, that is structure of atom. So without wasting time, let us start with the first question. Which of the following conclusion could not be derived from Rutherford's alpha particle scattering experiment? ठीक है, तो रदरफोर्ड के अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में से इनमें से कौन से कंक्लूजन आप नहीं निकाल पाए, आप डिराइव नहीं कर पाए? तो देखिए, इसमें सबसे पहले तो आपको रदरफोर्ड अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के बारे में पता होना चाहिए, जो कि क्या होता है कि रदरफोर्ड ने एक सोर्स लिया, ठीक है, रेडियो एक्टिव सोर्स लिया जिसमें से अल्फ़ा पार्टिकल एमिट कर रहे थे। ठीक है, अब अल्फ़ा पार्टिकल्स क्या होते हैं? देखिए, जब भी अल्फ़ा पार्टिकल्स की बात हो तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है दैट वी आर टॉकिंग अबाउट हीलियम न्यूक्लियस। हम किसकी बात कर रहे हैं? हम हीलियम न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं। हीलियम न्यूक्लियस का मतलब है He, दिस इज़ 2 4 2 पॉजिटिव, मतलब आपने हीलियम एटम में से क्या कर रखा है, उन दो इलेक्ट्रॉन्स को आपने यहाँ से रिमूव कर दिया, दोनों इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर दिया, हीलियम न्यूक्लियस बच गया। अब यहाँ से अल्फ़ा पार्टिकल्स एमिट हो रहे थे, इनको हमने क्या किया, इनको हमने एक फॉइल पे डाला जो कि आपकी गोल्ड फॉइल है। ठीक है, बहुत ही थिन गोल्ड फॉइल के ऊपर हमने डाला इसको। उसकी वजह से क्या हुआ कि वहाँ पर स्कैटरिंग होती है। ठीक है, तो कुछ अल्फ़ा पार्टिकल्स हमें जो है वो ज़्यादातर अल्फ़ा पार्टिकल्स उसमें से सीधे निकलते हुए दिखते हैं। ठीक है, ज़्यादातर अल्फ़ा पार्टिकल्स सीधे निकल गए। ठीक है, तो उसका मतलब क्या होता है? उसका मीनिंग होता है कि काफ़ी जगह जो है एटम में वो खाली है। कुछ जो थे उसमें वो स्मॉल एंगल्स पे डिफ्लेक्ट हुए, और बहुत कम जो है वो लार्ज एंगल पे डिफ्लेक्ट हुए। ठीक है, तो वहाँ पर जैसे आपका जो लार्ज एंगल पे डिफ्लेक्ट हुए, तो वहाँ पर हम एक चीज़ निकालते हैं, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ठीक है, हम ये देखते हैं कि आपका अल्फ़ा पार्टिकल कितना पास पहुंच जाता है गोल्ड के एटम के। जो गोल्ड फाइल हमने लिया था उसमें गोल्ड के एटम्स हैं, तो उनके कितना पास पहुंच जाता है, तो उससे हम इस एक्सपेरिमेंट से ये अंदाज़ा भी लगा सकते हैं या निकाल सकते हैं अपना रेडियस ऑफ एटम और न्यूक्लियस को। ठीक है, तो ये भी कंक्लूजन ड्रॉन होते हैं अल्फ़ा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट से। उसके बाद देखिए, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस आर हेल्ड टुगेदर बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो वो भी ठीक है। ठीक है, क्योंकि जो टर्म न्यूक्लियस है वो एक्चुअल में कहाँ से आता है? वो आपका अल्फ़ा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट में से ही आता है, जिसको रदरफोर्ड ने ही दिया था। ठीक है, अब बात आती है इलेक्ट्रॉन मूव इन सर्कुलर पाथ ऑफ फिक्स एनर्जी कॉल्ड ऑर्बिट्स। तो देखिए, ऑर्बिट्स का कंसेप्ट हमें मिलता है बोहर मॉडल से। सो बोहर मॉडल ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, और बोहर मॉडल को पढ़ने के लिए यू मस्ट नो अबाउट द लिमिटेशंस ऑफ द रदरफोर्ड मॉडल। ठीक है, तो रदरफोर्ड ने क्या कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के अराउंड जो है वो एक्सेलरेट होते हैं, और एक्सेलरेट होने के टाइम जब भी कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट होगा तो अल्टीमेटली स्पायरल पाथ फॉलो करेगा और एनर्जी लूज़ करता रहेगा, और अल्टीमेटली वो न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा। सो दिस मॉडल वाज अनेबल टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम। ठीक है, जिसको बोहर मॉडल ने एक्सप्लेन किया ये लेकर कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक सर्कुलर पाथ में मूव करता है जिसकी एनर्जी फिक्स रहती है, जिसको हम ऑर्बिट्स बोलते हैं। तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन नहीं है जो अल्फ़ा पार्टिकल्स आपका स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में नहीं आया? सो दैट इज़ द सी पार्ट। सो नाउ कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following options does not represent ground state electronic configuration of an atom? तो हमें क्या करना है, हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखनी है, वो भी ग्राउंड स्टेट की। ठीक है, सो यहाँ पर एक वर्ड आता है ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट का मतलब है कि वो अपनी ओरिजिनल जो इलेक्ट्रॉन है वो अपनी ओरिजिनल स्टेट में है, उसे बाहर से हमने एनर्जी देकर किसी और ऑर्बिटल में हमने नहीं भेजा है। ठीक है, तो वो अपनी ही स्टेट में है। सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जैसे हम सिंपली लिखते हैं वैसे ही हमें लिखना है इसको। जब हम बनाते हैं तो हम अबाउ प्रिंसिपल का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अबाउ प्रिंसिपल आपको याद होना चाहिए, हाउ टू लर्न
एट 1s 2s देन 2p, फिर आता है आपका 3s 3p 3d, फिर 4s। तो यानी पहले 1s भरा जाएगा, फिर भरा जाता है आपका 2s, फिर भरा जाता है 2p 3s, फिर भरा जाता है 3p के बाद 4s पहले हम भरते हैं, फिर आपका 3d हम बाद में भरते हैं। तो लाइक दिस आपको भरना है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें ये चीज़ देखनी होती है आपकी कि कौन सी रिप्रेजेंट नहीं करती है। तो बट इस कॉन्फ़िगरेशन में एक एक्सेप्शन रहता है, ठीक है। एक्सेप्शन क्या रहता है कि एक्सेप्शनल बिहेवियर भी होते हैं इसमें। एक्सेप्शनल कहाँ रहता है, एक्सेप्शन रहता है आपका दो में, एक है क्रोमियम और दूसरा है कॉपर। किस तरह से कि देखिए कि फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स जो होती हैं, फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल, ठीक है। ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल देन हाफ फिल्ड, ठीक है। एंड हाफ फिल्ड आर मोर स्टेबल देन पार्शली फिल्ड ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि हमें फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स बनाने जो ज़्यादा स्टेबल होती हैं हाफ फील्ड से, जो कि ज़्यादा स्टेबल होती है पार्शियली फील्ड। अब हमने डज नॉट चेक करना है, डज नॉट, तो हम पहले ये देख लेते हैं कि कौन इनमें सही है। तो देखिए अब आपने एस को पूरा भर लिया, ठीक है, 3D 8 तक भरा गया, तो ये कन्फिग्रेशन ठीक है आपकी, ठीक है। उसके बाद आपका जो है ये कॉन्फ़िगरेशन किसकी है, देखिए 6 2 8 2 10 2 12 6 18 2 20 8 28, तो 28 किसका नंबर होता है आपका, स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम क्रोमियम मैंगनीज आयरन कोबाल्ट निकल। तो देखिए निकल का है तो ये सही है, आपकी निकल की कॉन्फ़िगरेशन सही दे रखी है। उसके बाद आते हैं आपका सेकेंड वन पे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d9 4s2। तो ये 2 और 2 4 6 4 10 2 12 6 18 18 2 20 और 9 29 29 होता है आपका कॉपर के लिए। तो कॉपर में आपका एक्सेप्शन रहता है, ये जो है ये एक्सपेक्टेड दे रखी है आपकी, एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बट रियल में ऐसा नहीं होता, क्योंकि यहाँ आप देखोगे तो ये तो फुली फील्ड है, ठीक है, बट ये वाली पार्शली फील्ड हुई ना। तो अगर ये भी फुली फिल्ड हो जाए और ये वाली अगर मैं हाफ फिल कर दूं तो वो ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि दोनों को स्टेबिलिटी मिल रही है। बट यहाँ पे सिर्फ एक ही को फुली फिल किया और इसको मैंने जो है वो फिल नहीं किया कम्प्लीटली, तो वो आपका स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा हमें नहीं मिलती। तो एक्चुअल में आपका ये एक्सपेक्टेड जो होता है आपका, ये हम नहीं लेते हैं। एक्चुअल में जो जनरल होता है आपका कॉपर का, वो कॉन्फ़िगरेशन ये होती है। सो दैट इज़ द एक्सेप्शनल बिहेवियर ऑफ कॉपर। ये एक्सेप्शन होता है, एक तो कॉपर में होता है और दूसरा क्रोमियम में होता है। देखिए क्रोमियम की ये है, क्रोमियम के लिए हम 24 यूज़ करते हैं। 2 और 2 4 6 4 10 2 12 6 18 1 19 और 5 24, ठीक है। सो ये आपका जो है, तो यहाँ पर जो रिप्रेजेंट नहीं करता है तो वो बी ऑप्शन है आपका, ठीक है, जो कि कॉपर की एक्सेप्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, एक्सपेक्टेड सॉरी, कि हमें लगा कि ये होगा, बट इन एक्चुअल द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉपर इज टेकन एज दिस वन, ठीक है। सो योर बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर है। सो नाउ कम्स आवर थर्ड क्वेश्चन, that the probability density plots of 1s and 2s orbital, ठीक है। तो 1s और 2s ऑर्बिटल का क्या दे रखा है हमें, हमें प्रोबेबिलिटी डेंसिटी दिया हुआ है शोन इन द फॉलोइंग फिगर। तो ये देखिए ये दे रखा है 1s का और ये दे रखा है 2s का। अब ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ जो डॉट्स लगा रखे हैं ना ये, तो ये डॉट्स रिप्रेजेंट करते हैं आपका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। मतलब आपका न्यूक्लियस के जो बाहर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो किस तरह से होते हैं। एक्चुअल में ये जो डायग्राम है ये आपका क्वांटम मॉडल का पार्ट है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्वांटम मॉडल, इससे पहले आपने पढ़ा होगा बोहर मॉडल। बोहर्स मॉडल के बाद हम क्वांटम मॉडल पढ़ते हैं, ठीक है, जो कि प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पे बेस्ड होता है। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पे जो है क्वांटम मॉडल बेस्ड है, जिसके अकॉर्डिंग E इज़ इक्वल टू एच न्यू होता है, ठीक है। बोहर मॉडल में अगर आपको याद हो कि हमने एटम के मॉडल को
कंपेयर किया था सोलर सिस्टम से, कि जैसे सोलर सिस्टम में आपका बीच में सन रहता है और सन के अराउंड जो है वो प्लैनेट्स आपके रिवॉल्व करते हैं, तो बिल्कुल वैसे ही बीच में न्यूक्लियस रहता है और न्यूक्लियस के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फिक्स्ड ऑर्बिट्स में घूमते रहते हैं। ठीक है। अब वहीं पे क्वांटम मॉडल में हम बोलते हैं कि जैसे आपकी हनी बीज होती है ना, या फिर आपकी जो बीज होती हैं, यानी जो मधुमक्खी होती है, वो जैसे छत्ते के इर्द गिर्द घूमती है, तो वैसे ही इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी न्यूक्लियस के आसपास होती है। आपने देखा होगा कि जब मधुमक्खी छत्ते के बाहर वो भिन भिना रही होती हैं, तो उनकी प्रोबेबिलिटी जो है वो उसके अराउंड जो होती है वो 3D में होती है। यानी ये देखिए सोलर सिस्टम, तो बोहर का मॉडल 2D आप बोल सकते हैं, और वहीं पे क्वांटम मॉडल को आप 3D के साथ बोल सकते हैं कि इट्स अ 3D रिप्रेजेंटेशन, कि न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो है आपके इलेक्ट्रॉन कहीं भी हो सकते हैं। ठीक है। तो वही 1s और 2s ऑर्बिटल्स को डायग्रामेटिकली शो किया है। तो बेसिकली यहाँ जो ये आपको दिख रहे हैं डॉट्स जो लगाए हैं, ये स्फीयर्स में लगाए हैं, यानी ये स्फेरिकल हैं यहाँ पर। ठीक है, ये शो करने के लिए ऐसे बना दिए हैं, बट दीज आर स्फेरिकल इन नेचर, स्फीयर होते हैं ये। तो देखिए अब आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है, तो हम देख लेते हैं कि कौन से ऑप्शन सही है। तो 1s 2s ऑर्बिटल आर स्फेरिकल इन शेप, तो बिल्कुल सही, ये तो हमारा ट्रू है। ठीक है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज़ मैक्सिमम नियर द न्यूक्लियस। तो देखिए अब जहाँ ये ज़्यादा डार्क होगा, मतलब वहाँ पर डॉट ज़्यादा है। ठीक है, और जहाँ डॉट ज़्यादा है तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन के होने की संभावना भी ज़्यादा है। फिर जैसे आप दूर जा रहे हैं तो देखिए डॉट्स के बीच में गैप ज़्यादा बढ़ रहा है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि फिर आपके जो प्रोबेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन की होने की वो घट रही है। ठीक है। सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम नियर द न्यूक्लियस, दैट इज़ ऑल्सो ट्रू। तभी तो ये देखिए डायग्राम बीच में देखिए कितना डार्क है, तो वो यही चीज़ को, इसी चीज़ को शो करता है। फिर आता है आपका द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन एट अ गिवन डिस्टेंस इज इक्वल इन ऑल द डायरेक्शन, तो बिल्कुल ट्रू, क्योंकि ये स्फेरिकल सिमेट्री है। तो एट अ गिवन डिस्टेंस पे अगर आप चारों तरफ देखोगे तो इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी संभावना सेम ही रहेगी। फिर है आखिरी, द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर 2s ऑर्बिटल डिक्रीजेज यूनिफॉर्मली एज द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस इंक्रीजेज। तो इनका कहने का मतलब है कि जैसे आप यहाँ सेंटर से ये जो डिस्टेंस है उसको बढ़ा रहे हैं, आप दूर जा रहे हैं, तो एक तरह का यूनिफॉर्म जो है डिक्रीज आ रहा है डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन में। तो बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ज़्यादा है फिर धीरे 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 कम हो रहा है, नहीं। ये देखिए यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन के होने की संभावना बहुत ज़्यादा है, फिर यहाँ पर बीच में तो है ही नहीं बिल्कुल इतनी सी जगह में, और फिर यहाँ पर वो संभावना है। तो कहने का मतलब है यहाँ पर क्या आ गया, नॉन यूनिफॉर्मिटी आ गई। ठीक है, ये यूनिफॉर्मली डिक्रीज नहीं कर रहा है। इट मीन्स ये लास्ट ऑप्शन जो है हमारा फॉल्स है, तो हमें फॉल्स स्टेटमेंट ही ढूंढनी थी, इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढनी थी, सो दैट इज़ द डी ऑप्शन। सो नाउ comes the next question, that which of the following statement is not correct। ध्यान रखिएगा कि जो wrong statement है, false statement है, वो हमें निकालनी है। about the characteristics of cathode rays। तो थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड बताता हूँ इस चीज़ का कि आपका कैथोड रेज होती क्या है। देखिए, सो इट वाज डिस्कवर्ड बाय विलियम क्रूक्स। ठीक है, एक साइंटिस्ट हैं विलियम क्रूक्स, उन्होंने इसकी खोज की थी। उन्होंने क्या किया कि इनको कैथोड रेज क्यों बोलते हैं, उन्होंने कैथोड रे ट्यूब ली। ठीक है, अभी कैथोड रे ट्यूब आपने कहाँ पढ़ा है, तो देखिए ये आपने पढ़ा है जब आपने कंप्यूटर्स को पढ़ा होगा। ठीक है, तो जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स जो थे वो इन द फॉर्म ऑफ कैथोड रे ट्यूब्स थे। ठीक है, कैथोड रे ट्यूब होती क्या है, देखिए ग्लास ट्यूब होती है जिसमें एक आपका दो मेटल प्लेट्स लगी होती हैं। ठीक है, और उन मेटल प्लेट्स को बाहर हमने हाई पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी के साथ, मतलब एक बहुत ही बड़ी बैटरी के साथ हमने उसको जोड़ रखा होता है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा बड़ी बैटरी होती है ये। और यहाँ पर आपने क्या कर रखा होता है, इस ग्लास ट्यूब में से आपने पूरी की पूरी अंदर की हवा निकाल रखी होती है, यानी आपने वैक्यूम बना रखा होता है। ठीक है, वो वैक्यूम बनाने के बाद फिर आप इसको फिल कर देते हैं किसी और गैस के साथ। ठीक है, किसी भी और गैस जिसको
लो प्रेशर पे आप फिल कर देते हैं, ठीक है। फिर आप क्या करते हैं कि जब जब विलियम क्रुक ने ऐसा किया, ठीक है, तो उन्होंने क्या देखा कि उन्होंने ये देखा कि कुछ रेज मिल रही हैं, ठीक है। फिर उन्होंने काफ़ी ऑब्जर्वेशंस की उस चीज़ की, तो वो जो रेज थी वो आपकी कहाँ से कहाँ जा रही थी, वो जा रही थी आपके एनोड से। देखिए ये टर्मिनल जो आपका पॉजिटिव के साथ कनेक्ट होता है तो उसको कहते हैं आपका एनोड, और जो नेगेटिव के साथ ज्वाइन होता है, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, उसको आप कहते हैं कैथोड। तो ये जो कैथोड रेज हैं ये कैथोड से निकल रही थी, ठीक है, कैथोड से निकल के एनोड की तरफ जा रही थी। कहाँ से निकल रही थी आपकी, कैथोड से निकल रही थी, तभी इनको कैथोड रेज बोलते हैं, और एनोड की तरफ जा रही थी। तो यहाँ पर कुछ उन्होंने ऑब्जर्वेशंस की, तो उसमें से हमें ये बताने कौन सी ऑब्जर्वेशन इनमें से सही नहीं है। एक्चुअल में जो कैथोड रेज होती हैं दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, क्योंकि बेसिकली जो हम इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इज नथिंग बट द कैथोड रे। कैथोड रे में जो पार्टिकल निकल रहे थे इलेक्ट्रॉन ही थे। तो दे स्टार्ट फ्रॉम द कैथोड एंड मूव टूवर्ड्स द एनोड। तो बिल्कुल सही, कैथोड से स्टार्ट होते हैं और एनोड की तरफ जाते हैं, तो ये स्टेटमेंट तो हमारी ट्रू है। देन दे ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन, तो बिल्कुल सही, एक सीधी लाइन में ट्रैवल करते हैं अगर वहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाई आपने। क्यों, क्योंकि अगर आपने मान लीजिए यहाँ पे मैंने पॉजिटिव प्लेट और एक नेगेटिव प्लेट और मैंने लगा दी, तो उसका मीनिंग क्या है कि मैंने एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप कर दिया। अगर मैं एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे सेटअप कर दूँ तो वहाँ पर क्या होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है तो वो डिफ्लेक्ट हो जाएगा पॉजिटिव प्लेट की तरफ, इधर चला जाएगा वो। तो कहने का मतलब है इन दी एब्सेंस कि जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगा होगा आपका तो वो सीधा जाएगा, अगर वो लगा दिया आपने तो वो डिफ्लेक्ट होगा पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। तो यही चीज़ क्या शो करती है, यही चीज़ शो करती है कि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, ठीक है। तो ये भी चीज़ ट्रू है हमारी, ठीक है। उसके बाद चलते हैं सी ऑप्शन पे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रे डू नॉट डिपेंड ऑन द मटेरियल। ज़्यादातर जो ये मटेरियल होते हैं आपके इलेक्ट्रोड्स की, या मेटल लेकर चलते हैं। मेटल में भी हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं दैट वी कैन चूज़ हेयर। तो बेसिकली अगर मैं मटेरियल चेंज कर दूँ ना, तो ये नहीं है कि आपका यहाँ पे जो कैथोड रे हैं वो चेंज हो जाएंगी, नहीं, वो इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं। और इलेक्ट्रॉन्स तो आपको पता ही है, एलिमेंट चाहे कोई भी लो आप, मेटल चाहे कोई भी लो आप, तो निकलेंगे तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स ही निकलेंगे, यानी कैथोड रेज ही निकलेंगी। सो दे डू नॉट डिपेंड, ठीक है, से दे डू नॉट डिपेंड ऑन द मटेरियल ऑफ द इलेक्ट्रोड। तो ये भी ट्रू चीज़ है। अब यहाँ पे लिखा है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रे डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द गैस प्रेजेंट इन द कैथोड रे ट्यूब। तो इस ट्यूब को जो है, जो ग्लास ट्यूब बनी हुई है, इसको कैथोड रे ट्यूब बोलते हैं। और मैंने कहा था ना आपको कि लो प्रेशर पे एक गैस फिल होती है, तो इसमें कहा गया है कि इस गैस पे डिपेंड करता है कि आपका कैथोड रे का कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है। तो नहीं, जो ये कैरेक्टरिस्टिक बताए गए हैं कॉमन होते हैं, ना ही ये डिपेंड करते हैं आपका गैस क्या लेकर चल रहे हो आप, और ना ही डिपेंड करते हैं कि कौन से मेटल के इलेक्ट्रोड्स लिए हैं आपने, ठीक है। सो आपका जो डी ऑप्शन है दैट इज़ द फॉल्स स्टेटमेंट, ठीक है। तो यानी आपको ये बताना था कि कौन सा ऑप्शन सही नहीं है, तो आपका यहाँ पे डी ऑप्शन जो है दैट इज़ नॉट करेक्ट। सो नाउ कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इलेक्ट्रॉन इज़ इनकरेक्ट। तो जैसे कि आपको पता है कि लास्ट क्वेश्चन जो हमने किया था वो कैथोड रेस के बारे में किया था, यानी इलेक्ट्रॉन्स के बारे में हमने पढ़ा था। तो यहाँ भी इलेक्ट्रॉन के बारे में पूछा जा रहा है, आपको दोबारा से क्या बताना है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी कि कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है। तो ठीक है, अभी चेक करते हैं कि करके। देखिए इलेक्ट्रॉन क्या है, इट इज़ अ नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल, तो बिल्कुल सही है, ठीक है। तो मैं कुछ पहले बातें आपको इलेक्ट्रॉन के बारे में बता देता हूँ, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, जो कि एटम में होता है, ठीक है। एटम में कहाँ होता है, जैसे कि बोहर मॉडल के अकॉर्डिंग ये न्यूक्लियस के बाहर जो है वो फिक्स ऑर्बिट्स में घूमते हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इन पे नेगेटिव चार्ज होता है, कितना होता है अमाउंट में, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। सो दैट इज़ द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। उसके बाद अब बात कर लीजिए इसके मास की, तो मास कितना होता है इलेक्ट्रॉन पे, मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, सो दैट इज़ इक्वल टू 9.1 इंटू 10⁻31 kgs, ठीक है, जो कि आपका
बहुत ही ज़्यादा कम होता है। ठीक है, अगर मैं मास ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात करता हूँ तो मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है आपका 1.672 इंटू 10⁻⁻27 केजीज होता है। और मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना होता है, न्यूट्रॉन थोड़ा सा भारी होता है प्रोटॉन से, कितना होता है 1.674 इंटू 10⁻⁻27 केजी। तो कहा जाए कि प्रोटॉन या न्यूट्रॉन के कंपैरिजन में कि अगर आप 1836 टू 37 अगर इतने आप इलेक्ट्रॉन लेते हैं तब जाकर कहीं ना कहीं एक प्रोटॉन का जो या फिर एक न्यूट्रॉन का जो है वो मास बनता है। ठीक है, तो कहने का मतलब है इलेक्ट्रॉन बहुत हल्के होते हैं। और ऊपर से इलेक्ट्रॉन को आपने जो कैथोड रे वाला एक्सपेरिमेंट वहाँ पर किया था, तो वहाँ पर जो पार्टिकल्स निकलते थे यानी जो रेज जो बना रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन ही बनाते थे आपका। तो कहने का मतलब है कि इट इज़ अ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, सो दैट इज़ ट्रू। द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द मास ऑफ न्यूट्रॉन, नाउ दैट इज़ फॉल्स। ये आपका फॉल्स हो गया क्योंकि इक्वल नहीं होता। देखिए कितना ज़्यादा फ़र्क है आपका। इट इज़ द बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ऑल एटम्स। देखिए एटम में इलेक्ट्रॉन बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट है, ठीक है, जो कि न्यूक्लियस के अराउंड फिक्स ऑर्बिट में घूमता है, सो दैट इज़ ऑल्सो ट्रू। एंड देन द फोर्थ ऑप्शन, इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कैथोड रेज। तो देखिए एक्चुअली में ये कैथोड रेज ही हैं, कैथोड रेज इलेक्ट्रॉन से ही बनती हैं। तो कहने का मतलब है कि दिस इज़ अगेन ट्रू। सो आर फॉल्स स्टेटमेंट हमें जो ढूंढनी थी दैट इज़ द बी ऑप्शन हेयर।